नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी। मेरे पिताजी 3 साल से बिस्तर पर पड़े थे। मैं 6 साल बाद विदेश से लौटी तो सबसे पहले अपने मायके गई और उनसे मिली। उन्हें देखकर मेरा दिल टूट गया। वे पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। मेरी भाभी सीमा हर समय पिताजी के पास रहती थी। वह मुझे उनसे अकेले में एक शब्द भी बात नहीं करने देती थी। एक दिन सीमा बाजार गई हुई थी। मौका मिलते ही मैंने चुपचाप पिताजी के कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। फिर मैं वापस विदेश चली गई। जब एक दिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटी चाहे कितनी ही दूर चली जाए, उसका दिल आखिरकार अपने मायके में ही धड़कता है। मैं उनकी इस बात पर मुस्कुरा देती थी और वह हंसकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, एक दिन मेरी बात जरूर याद आएगी। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती, मगर जीवन ने ऐसी करवट ली। मैं उनसे 6 साल दूर रही। इन 6 सालों में ना सिर्फ मेरा देश बदला बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, मेरे पिताजी की याद। मेरा नाम अंजलि है। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मेरे पति एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के सिर्फ 8 साल बाद उन्हें विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। यह मौका ऐसा था जिसे छोड़ना हमारी आर्थिक हालत के लिए संभव नहीं था। उस समय मेरे पिताजी ने ही मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटी खुशी खुशी जाओ, पिता की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं उनके गले लगकर बहुत रोई थी। दिल चाहता था कि वह हमारे साथ चलें, मगर वे अपनी पुश्तैनी जमीन, अपना घर और अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमारे जाने के 2 साल बाद कोरोना की महामारी फैल गई। उड़ानें बंद हो गई। फिर मेरे पति के काम का दबाव इतना बढ़ गया कि छुट्टी लेना मुश्किल हो गया। इन्हीं दिनों मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिंदगी व्यस्त होती गई, मगर हर रात सोने से पहले मेरे पिताजी से वीडियो कॉल जरूर होती। वे हमेशा मुस्कुराते कहते, मैं ठीक हूँ बेटी, अपनी चिंता करो, मगर मैं उनके चेहरे की थकान देख लेती थी। फिर एक दिन मेरे भाई आदित्य का फोन आया। उसकी आवाज़ पहले जैसी मजबूत नहीं थी। उसने कहा, दीदी पिताजी की तबीयत कुछ दिनों से खराब रहती है, मगर आप परेशान ना हो, डॉक्टर कह रहे हैं आराम की जरूरत है। मैंने तुरंत कहा, मेरी पिताजी से बात करवाओ। भाई ने फ़ोन पिताजी को दिया तो उन्होंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, अरे पागल लड़की, मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि तुम्हें डरा दूं। तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। लेकिन उस दिन उनकी आवाज़ में वह जान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इसके बाद फ़ोन कॉल कम होने लगी। कभी भाई कहता पिताजी सो रहे हैं, कभी भाभी कहती अभी दवा दी है, बाद में बात करवा दूंगी। शुरू में मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, मगर धीरे धीरे महसूस होने लगा कि हर बार कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। मेरी भाभी सीमा शुरू से ही बहुत नरम स्वर में बात करती थी। हर कॉल पर यही कहती, आप चिंता ना करें, मैं पिताजी की अपने पिता से बढ़कर सेवा कर रही हूँ। मैं उसकी बात सुनकर संतुष्ट होने की कोशिश करती, मगर दिल ना जाने क्यों बेचैन रहता। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली कमला मौसी का फ़ोन आया। वह हमारे घर के सामने पिछले 30 साल से रह रही थी। आम बातों के बाद अचानक बोली, बेटी अगर संभव हो तो एक बार आ जाओ। बुजुर्गों का क्या भरोसा। मैंने घबराकर पूछा, मौसी पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं फ़ोन पर कुछ नहीं कहना चाहती, बस अगर आ सकती हो तो ज़रूर आ जाओ। इस एक वाक्य ने मेरी रातों की नींद छीन ली। मैंने उसी हफ्ते पति से बात की। सौभाग्य से इस बार उन्हें 1 महीने की छुट्टी मिल गई। हमने तुरंत भारत आने का फैसला कर लिया। 6 साल बाद जब जहाज मुंबई की धरती पर उतरा तो मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। हर पल यही प्रार्थना थी कि मेरे पिताजी सकुशल हों। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। दरवाज़ा मेरे भाई ने खोला। मैं उसे देखकर चौंकी। वह पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। उसके बालों में समय से पहले सफ़ेदी आ चुकी थी। मैंने उसे गले लगाया, मगर उसकी आंखों में वह खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने बेसब्री से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? उसने धीरे से कहा, अंदर अपने कमरे में। मैं दौड़ती हुई अंदर गई। मेरे पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे।
एक पल के लिए मैं उन्हें पहचान ही ना सकी। जो व्यक्ति कभी मजबूत शरीर और ऊंची आवाज का स्वामी था, आज सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे, चेहरे की झुर्रियां पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और धीमी आवाज में कहा, देख लिया ना, मैंने कहा था ना एक दिन मेरी बात याद आएगी। मैंने रोते हुए कहा, पिताजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी हालत इतनी खराब है। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी भाभी हाथ में दवा और पानी का गिलास लिए अंदर आई। मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप लोग तो रोना शुरू हो गए। पिताजी को आराम की ज़रूरत है। उसने तुरंत दवा पिताजी के मुंह में रखी और मेरी तरफ देखकर बोली, आप बाद में आराम से बात कर लीजिएगा, अभी डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है। मैं चुप हो गई। रात के खाने पर भी सीमा हर समय यही बताती रही कि वह पिताजी की कितनी सेवा करती है, कौन सी दवा कब देती है, कौन सा डॉक्टर दिखाया, कितने पैसे खर्च हुए। मैंने कई बार बाई की तरफ देखा, मगर वह हर बार नज़रें झुका लेता। अगले 2 दिन मैंने एक अजीब बात महसूस की। जब भी मैं पिताजी के कमरे में जाती, सीमा कुछ ही पल बाद वहाँ पहुँच जाती। अगर मैं कहती पिताजी से अकेले में बात करनी है, तो वह तुरंत कहती, इन्हें आराम की ज़रूरत है। अगर मैं उनका हाथ पकड़कर कुछ पूछती तो वह बीच में जवाब देने लगती। शुरू में मैंने सोचा शायद वाकई वह सेवा के भाव से ऐसा करती हो, लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा कि पिताजी मेरी तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे। उनके होंठ हिले, मगर सीमा ने तुरंत कहा, पिताजी दवा का समय हो गया है, और उनके मुंह में दवा डाल दी। मैं हैरान रह गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने बाई को छत पर अकेले देखा। मैंने उससे पूछा, आदित्य सच बताओ, पिताजी को हुआ क्या है? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डॉक्टर कह रहे हैं कि शरीर जवाब दे रहा है। मैंने पूछा, और कुछ? उसने नजरें चुरा ली। उसी पल सीमा छत पर आ गई, मुस्कुराकर बोली, आप दोनों यहाँ हैं और मैं नीचे ढूंढ रही हूँ। मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे वह हमें अकेले बात ही नहीं करने देना चाहती। कुछ दिन बाद मेरी वापसी का समय करीब आ गया। मैं हर पल बेचैन रहती थी। दिल कहता था, इस घर में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। रवानगी से एक दिन पहले सीमा ने कहा, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लेना है। वह घर से निकली तो पहली बार पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे पिताजी के कमरे में गई। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट उभर आई। मैं उनके पास बैठी और उनका हाथ पकड़ लिया। पिताजी, आखिर बात क्या है? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं ना? उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ खोले और सिर्फ एक शब्द कहा, अलमारी। मैं तुरंत उठकर कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ी कि बाहर गेट खोलने की आवाज़ आई। सीमा वापस आ गई थी। मैं तुरंत रुक गई। कुछ ही पल में वह कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे अलमारी के पास खड़ा देखा तो उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया, मगर अगले ही पल वह नकली मुस्कान के साथ बोली, आप यहाँ हैं, पिताजी को आराम करने दें। मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि अगर मुझे सच जानना है तो और कोई रास्ता अपनाना होगा। उसी शाम मैंने अपने सामान में रखा हुआ एक बहुत छोटा वायरलेस कैमरा निकाला जो मैं विदेश में अपने बच्चों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती थी। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं चुपचाप पिताजी के कमरे में गई और पर्दे के पीछे ऐसी जगह कैमरा लगा दिया जहां से पूरा कमरा साफ नजर आता था, मगर किसी की नज़र उस पर ना पड़े। अगली सुबह मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ घंटों बाद मैं अपने पति और बेटे के साथ दोबारा विदेश रवाना हो गई, मगर मेरा दिल वहीं अपने पिताजी के कमरे में रह गया। विदेश वापस आकर मेरी ज़िंदगी दोबारा अपनी पुरानी रफ्तार पर चलने लगी, मगर मेरा दिल हर समय भारत में अपने पिताजी के कमरे में अटका रहता था। दफ्तर में बैठती तो बेखुद मोबाइल उठा लेती, रात को सोने लगती तो ख्याल आता कि इस समय पिताजी शायद जाग रहे होंगे। मेरा बेटा खेलने के लिए बुलाता, मगर मेरी नज़रें बार बार उस ऐप पर चली जाती जिसके जरिए वह छोटा सा कैमरा मेरे मोबाइल से जुड़ा हुआ था।
मैंने खुद से वादा किया था कि हर समय रिकॉर्डिंग नहीं देखूंगी, क्योंकि इससे शक पैदा हो सकता था। लेकिन बेचैनी इतनी थी कि तीसरे ही दिन मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग खोली। शुरू के कई घंटों की वीडियो बिल्कुल आम थी। पिताजी ज़्यादातर चुपचाप लेटे रहते। कभी नर्स आती और ब्लड प्रेशर चेक करके चली जाती। कभी मेरा भाई आदित्य उनके पास बैठकर उनके पाँव दबाता रहता। सीमा हर समय कमरे में आती जाती रहती। पहली नज़र में वह वाकई एक सेवा भाव वाली बहू दिखाई देती थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही बिना वजह शक कर रही हूँ। फिर एक रात की रिकॉर्डिंग मेरे सामने आई। रात के करीब 1:30 बजे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। सीमा अंदर आई। उसके हाथ में दवा थी। उसने पहले कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर धीरे धीरे पिताजी के बिस्तर के पास गई। मैंने आवाज़ बढ़ा दी। वह धीमी आवाज़ में बोल रही थी, पिताजी अगर शांति से रहना चाहते हो तो चुप रहा करो। सीमा ने एक गोली निकाली और ज़बरदस्ती पिताजी के मुंह में डाल दी। मेरे पिताजी ने सिर हिलाया जैसे वह दवा नहीं खाना चाहते हों, मगर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि विरोध कर सकें। कुछ ही मिनट बाद उनकी आंखें बोझिल होने लगी और वह गहरी नींद में चले गए। मैं हैरान रह गई। डॉक्टरों ने तो कहा था कि यह सिर्फ कमजोरी है, लेकिन यह दवा कौन सी थी जिससे वह कुछ ही पल में बेहोश जैसे हो जाते थे। मैंने अगले कई दिनों की रिकॉर्डिंग देखी। हर रात करीब एक ही समय पर यही होता। सीमा सबके सोने के बाद आती, एक खास दवा देती और पिताजी कुछ मिनट बाद बेहोश जैसे हो जाते। मेरे दिल में शक बढ़ता जा रहा था, मगर अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि वह गलत कर रही है। फिर एक शाम ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। भाई आदित्य दफ्तर गया हुआ था। घर में सिर्फ पिताजी और सीमा थे। फ़ोन बजा। सीमा ने फ़ोन उठाया। उसने कहा, हाँ वकील साहब, सब तैयार है, बस उनके अंगूठे लगवाने हैं। मैंने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा। कुछ मिनट बाद एक अजनबी व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वह पिताजी के बिस्तर के पास बैठ गया और बोला, चाचा जी जहां अंगूठा लगा दे। मेरे पिताजी ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, यह किस चीज़ के कागजात हैं? सीमा तुरंत बोली, बैंक की कार्रवाई है, पेंशन के लिए ज़रूरी है। पिताजी ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने देखा कि वह कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन सीमा ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा और स्याही लगाकर अंगूठा कागज पर रख दिया। मेरी सांस उखड़ गई। यह सब मेरे सामने हो रहा था और मैं हजारों किलोमीटर दूर बैठी कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा किया, फिर भी नहीं। तीसरी बार किया। इस बार उसने फ़ोन उठाया। मैंने घबराकर कहा, आदित्य तुरंत घर जाओ। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों? मैंने कहा, अभी कुछ मत पूछो, बस तुरंत घर जाओ। वह करीब 20 मिनट बाद घर पहुंचा। मैं मोबाइल पर लाइव वीडियो देख रही थी। जैसे ही आदित्य कमरे में दाखिल हुआ, वह अजनबी व्यक्ति घबरा गया। उसने जल्दी से कागजात समेटे। सीमा ने तुरंत कहा, यह बैंक वाले थे। लेकिन इस बार मेरे भाई ने पहली बार सख्त स्वर में पूछा, कौन से बैंक वाले? वह आदमी कुछ जवाब ना दे सका। कुछ ही पल बाद वह जल्दी से घर से निकल गया। मुझे लगा अब सच सामने आ जाएगा, मगर मेरी हैरानी की सीमा ना रही। जब सीमा रोने लगी, उसने इतना शोर मचाया कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। सबके सामने कहने लगी, आपकी बहन विदेश में बैठकर मेरे चरित्र पर शक कर रही है। मैं दिन रात पिताजी की सेवा कर रही हूँ और बदले में मुझे यही मिल रहा है। मेरे भाई ने मोहल्ले वालों के सामने कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, सब लोग अपने अपने घरों को जाएं। रात को मैंने दोबारा भाई को फ़ोन किया। उसने पहली बार सच बोला, दीदी मैं कई महीनों से महसूस कर रहा हूँ कि कुछ गलत है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने रोते हुए कहा, सबूत मेरे पास है। मैंने उसे पूरी रिकॉर्डिंग भेज दी। करीब आधे घंटे बाद उसका दोबारा फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, दीदी एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई। मैंने पूछा, क्या? वह बोला, पिताजी ने 6 महीने पहले मुझे अलग बुलाकर कहा था कि अगर कभी अंजलि आए तो उसे ज़रूर अलमारी दिखाना, लेकिन इससे पहले ही सीमा अंदर आ गई। मैं चौंक गई। मुझे तुरंत याद आया, पिताजी ने भी तो सिर्फ एक शब्द कहा था, अलमारी। मैंने तुरंत कहा, आदित्य कल सुबह सबसे पहले वह अलमारी खोलो, लेकिन सावधानी से, सीमा को खबर नहीं होनी चाहिए।
अगली सुबह बाई ने मुझे वीडियो कॉल की। वह धीरे धीरे पिताजी के कमरे में दाखिल हुआ। सीमा नाश्ते के लिए रसोई में थी। बाई ने पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर ज्यादातर पुराने कपड़े और कुछ फाइलें थी। वह एक एक चीज निकालने लगा। एक छिपे हुए खाने में संपत्ति के असली कागजात, बैंक लॉकर की चाबी और एक बंद लिफाफा रखा हुआ था जिस पर मेरे पिताजी की लिखावट में सिर्फ मेरा नाम लिखा था। बाई ने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। उसने कांपती हुई आवाज में पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे खुद बात ना कर सका। मेरी बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी तुम्हें बताई जा रही है। मुझे कई महीनों से ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिन्हें खाने के बाद मैं सारा दिन आधा बेहोश रहता हूँ। मैंने एक दिन गलती से सीमा और उसके भाई की बातें सुन ली थी। वह चाहते हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दूं। अगर मैं इनकार करूं तो वह मुझे मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने असली कागजात यहाँ छुपा दिए हैं। सीमा अपने पति के साथ भी सच्ची नहीं है। वह उसे धोखा दे रही है, सिर्फ संपत्ति के चक्कर में। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाई भी चुप खड़ा था। इतने में बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। सीमा वापस कमरे की तरफ आ रही थी। आदित्य गुस्से से पागल हो गया। उसी समय उसने सीमा को तलाक दे दिया और पुलिस को बुलाकर उसे पिता को नशे वाली दवाई खिलाने और धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार करवा दिया। अब मैंने विदेश में बैठकर राहत की सांस ली। आदित्य पिताजी का बहुत ख्याल रखते थे। धीरे धीरे पिताजी की सेहत अच्छी हो गई। अब मैं सोचती हूँ कितने षड्यंत्र हमारे अपने घर में पल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।